अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं, फील्ड के अंदर हैं। टॉपिक इस चीज़ के बारे में, टॉपिक जो है वो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी, या जिस तरह अगर हम कहते हैं कि हम थेरेपेटिक डाइट्स को स्टार्ट करते हैं किसी डिजीज कंडीशन में, या किसी डिजीज पेशेंट को थेरेपेटिक डाइट्स देना शुरू करते हैं, कोई ऐसी डाइट जो उस स्पेसिफिक डिजीज के लिए है, तो वो कौन सी होती है। ठीक है, तो उसके सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी डाइट्स होती हैं जो दी जाती हैं, और किस किस्म की उसके आप कह लो कि उसकी टाइप्स हैं, जिस तरह सॉफ्ट डाइट्स हैं। ये सारा कुछ जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी बेसिकली है कि अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें, हम उसका इंट्रोडक्शन देखें, तो वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले क्या चीज़ है, यूज़ ऑफ डाइट, यानी कि आप इस किस्म की डाइट को यूज़ करते हो कि जो ट्रीट करती है उस डिजीज कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जिसमें डायबिटीज़ है, तो उसको कौन सी डाइट ट्रीट करेगी। उसके अंदर आपकी, अगर मैं यहाँ पे डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, डायबिटीज़ की MNT की। अच्छा, एक थेरेप्यूटिक डाइट्स होती हैं जो सारी, जिस तरह आपके पास जो है वो डिस्फेजिया की डाइट है, उसमें आप सॉफ्ट डाइट लेते हो, और सारा कोई अगर किसी को हुआ हुआ है, डायरिया हुआ है, तो ब्रेड डाइट लेते हो। इसी तरीके से MNTs होती हैं। MNT सिर्फ ओवरऑल जो है वो पूरी एक डिवीजन है, उसके अंदर हमारे पास फर्दर टाइप्स आती हैं। और MNT हमारे पास क्या होता है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ठीक है, सेम एज आपकी जो थेरेप्यूटिक डाइट्स हैं, जो मैंने चीज यहाँ पे लिखी है, वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होती है किसी डिजीज की। ठीक है, तो अब डाइट क्या है, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि एक पेशेंट है, डायबिटिक है, उसको हम किस तरह की डाइट देंगे। क्या हम उसको इस तरह की डाइट देंगे जिसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, जिसके अंदर कार्ब ज्यादा है? नहीं, हम उसको ऐसी डाइट देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक मैनेज्ड लेवल्स के अंदर है। ठीक है, अ, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन हम इसको एक अच्छी अमाउंट के अंदर देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर जो साइकोपीनिया हुआ, मसल जो मास लॉस हुआ, उसको हम मैनेज कर सकें। फिर उसके बाद फैट्स की बात आती है, फैट्स भी आपने मॉडरेट देना है। ठीक है, ग्लूकोज आपने ज्यादा नहीं देना है, ये ऐसे फूड्स नहीं देने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी जिस तरह हमने बात की, तो ये एग्जांपल आपके पास थी थेरेप्यूटिक डाइट की। अब थेरेप्यूटिक डाइट क्या, यूज ऑफ डाइट। ठीक है, किस चीज के लिए आप उस डाइट को यूज करते हो, ताकि आप एक डिजीज को प्रिवेंट कर सको, या अगर कोई डिजीज कंडीशन हो गई है तो उसको मैनेज कर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपके डायबिटीज की बात की, अब ये जो डिजीज है इसका ट्रीटमेंट बाय मेडिकेशन साथ चलता रहता है, लेकिन ये ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट जो है वो एग्जैक्टली नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, किन चीज़ को, स्पेशली अपने इंसुलिन लेवल्स को, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाइट के थ्रू मैनेजमेंट करते हैं। किस चीज़ की, डायबिटीज़ की। ठीक है, तो डाइट थेरेपी ये है कि डाइट आपने इस तरह की लेनी है, आपने इस तरह के फूड्स लेने हैं कि आपकी जो डिजीज है वो मैनेज हो और साथ ट्रीट हो। फॉर एग्जांपल पीसीओएस है, पीसीओएस के अंदर क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको मैनेज करना होता है, इसलिए हमें लो कार्ब्स देने पड़ते हैं, पेशेंट को लो फैट डाइट देनी पड़ती है। इस तरीके से अगर हम कीटो डाइट की बात करते हैं, जो स्पेशली एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनको हम देते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही कम देते हैं, फिर प्रोटीन एक मॉडरेट लेवल में देते हैं, और इस तरीके से फैट्स जो हम ज्यादा देते हैं, जो अनसेचुरेटेड फैट्स है, गुड फैट्स है। तो ये आपकी डाइट थेरेपी है कि आपने डाइट के साथ उस डिजीज को मैनेज करना है। ठीक है, और इसकी क्या मेन आपके पास डेफिनेशन बनेगी, यूज ऑफ डाइट नॉट ओनली फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, कि आप ऐसी डाइट यूज कर रहे हो कि वो सिर्फ आपकी डिजीज को मैनेज नहीं कर रही है। अगर किसी को कोई इस तरह की स्टेज के ऊपर है कि वो प्री स्टेज के ऊपर है, यानी कि उसको डिजीज हुई नहीं, होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल प्री डायबिटीज है अगर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट को पता चल गया उसका HbA1c जो है वो मोर देन 6.5 आया, 6.5%, तो उस पेशेंट को पता चल गया कि वो एक रिस्क के ऊपर है, यानी कि वो प्री डायबिटीज की कंडीशन के अंदर है, इसलिए वो अपनी डाइट को मैनेज करेगा इन ऑर्डर टू मैनेज द डिजीज कंडीशन, ताकि वो फर्दर जो है वर्स होने की साइड पे मत जाए डिजीज। ठीक है, और क्या होता है कि आप पेशेंट को एक रिकवरी प्रोवाइड करते हो उसकी इलनेस से, कि पेशेंट बीमार हुआ है, उसको आपने ऐसी डाइट दी, जिस तरह कोई पेशेंट है उसको जो है वो डायरिया की कंडीशन हुई है, क्रॉनिक डायरिया हुआ है, तो उसके अंदर आप किस तरह की डाइट दोगे, उसके अंदर आप ब्रेड डाइट दोगे। ठीक है, ब्रेड डाइट दोगे, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे बनाना, राइस, एप्पल सॉस और ये टोस्ट होता है। ये किसके लिए होता है,
ये डायरिया के लिए होता है। इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस की डिफरेंट डाइट्स, और हर डिजीज की, फिर कोई किडनी पेशेंट है, किडनी में भी आपके पास कैटेगरीज हैं, किसी को एक ही आई है, एक्यूट किडनी इंजरी है, किसी को ESRD है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, कोई डायलिसिस पे, डायलिसिस पे भी आपका डिपेंड करता है कि हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन है, कौन सा इशू हुआ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई है, CKD हुई है, कौन सी कंडीशन है और किसमें कैसे डाइट को मैनेज करना है, इसलिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अलॉन्ग विद द मेडिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन आ गया, हमें समझ आ गई कि डाइट थेरेपी क्या है, ठीक है। जब तक आपको डाइट थेरेपी नहीं पता तो आप जो है वो क्लिनिकल सेटअप के अंदर काम नहीं कर सकते, आप जो हो वो किसी डिजीज को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के। देन वी हैव मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आप नॉर्मल डाइट को ही मॉडिफाई करते हो। एज आई टोल्ड यू कि अगर हम ब्रैट डाइट ले रहे हैं, ब्रैट कौन सी डाइट थी, डायरिया के लिए थी, ठीक है। ये है ब्रैट डाइट, BRAT, ये ब्रैट डाइट। अब ये नॉर्मल डाइट है, ये बनाना है, ये राइस है, ये एप्पल सॉस है, और ये टोस्ट है। एप्पल सॉस यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, बाहर ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है, एप्पल्स का ही बनाया जाता है कि आप समझ लो एक शीरा सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली वो शीरा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलते हैं, वो आपको ग्लूकोज को इतने स्पाइक नहीं देता, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप कोई आर्टिफिशियल चीज यूज कर रहे हो। तो क्या है कि आपकी नॉर्मल डाइट की मॉडिफिकेशन है। एक पेशेंट जो ब्रेकफास्ट के अंदर जो है वो एक चपाती ले रहा था और उसको क्रॉनिक डायरिया का इशू हो गया, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी ब्रेकफास्ट के अंदर टोस्ट को यूज कर सकता है इंस्टेड ऑफ चपाती या इंस्टेड ऑफ पराठा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो है वो पेशेंट अपने लंच या डिनर टाइम के अंदर चपाती या पराठा यूज कर रहा है, या बहुत सारी वेजिटेबल्स का कंज्यूम कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आपकी सैलड, तो वो क्या करेगा कि वो राइस के ऊपर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से एप्पल सॉस, और इसी तरीके से आपका सारा ये बनाना, ये चीजें, मतलब क्या कहने का कि आपकी नॉर्मल डाइट की ही मॉडिफिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि आपकी जो नॉर्मल डाइट है, ठीक है, एक मेडिकेशन तो हो गई, डाइट आपको ऐसी लेनी है कि वो डाइट आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन या डिजीज, ठीक है। डाइट ही ऐसी लेनी है, उस डाइट के अंदर विटामिन C हो, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप कहते हो कि किसी को नमोनिया हो गया, तो नमोनिया के अंदर, ठीक है, नमोनिया हो गया, अब नमोनिया के अंदर पेशेंट मेडिकेशन पे तो होता है, उसको IV फ्लूइड्स की भी वास्ता रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको इंजेक्शन की वास्ता रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी रिलीज करवाना होता है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हमें जो है वो डाइट इस तरीके की लेनी है कि हमारी बॉडी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, हमारी बॉडी कोलैप्स नहीं हो या किसी मेडिकेशन का बहुत स्वेयर साइड इफेक्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं कि नमोनिया के पेशेंट को ऐसी डाइट देते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स किन फ्रूट्स में आपको मिलते हैं, ऑरेंजेस में, लेमन्स में, कीवीज में, ग्रेप फ्रूट्स में, ठीक है। इसके अलावा जितने नट्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। जितने भी आपके जो हैं ये पंपकिन है, कैरेट्स हैं, एप्पल्स हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास विटामिन A का, एप्रिकॉट्स है, तो ये पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है ताकि उसकी डिजीज मैनेज हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि थेरेप्यूटिक डाइट जो है वो डिजीज को तो मैनेज कर रही है, लेकिन वो नॉर्मल डाइट की ही मॉडिफिकेशन है। और न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस, न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस क्या होता है, न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब हमने बायो में भी एक चीज को जो है वो पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि होम्योस्टेसिस होता है कि चीज बैलेंस हो जाए, आपकी बॉडी का सारा मैकेनिज्म बैलेंस हो जाए, उसी तरीके से आपका न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस है। न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर, ठीक है, अगर हम देखें न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस तो ये क्या होगा कि आपकी बॉडी को जो है वो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, इंस्टेड ऑफ कि वो डेफिशिएंट हो जाए किसी डिजीज के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपके साथ नमूनिया की बात की, उसके अंदर पेशेंट ऑलरेडी डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, उसमें डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, स्पेशली विटामिन C की, विटामिन A की और विटामिन E की, ठीक है। तो हम उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी का न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। जब हम बॉडी के न्यूट्रिशनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि बॉडी को प्रॉपर जो है वो उसका एक बैलेंस होता है किस चीज का, कि उसमें विटामिन B12 भी है,
उसके अंदर वो नायासिन भी है, विटामिन B9 भी है, आयरन भी है, विटामिन A भी है, मतलब हर चीज है जिससे बॉडी मैनेज रहेगी, तो वो आपका न्यूट्रिशनल होमोस्टेसिस है। ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपने हमेशा याद रखना है कि थेरेप्यूटिक डाइट जो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट, या आपके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है, उसकी ऑल्ट्रेशन हो जाती है। जिस तरीके से अगर कोई चपाती ब्रेकफास्ट में ले रहा था और उसको क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन है, तो वो टोस्ट वाली साइड पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ चपाती। ठीक है। और क्या होता है कि अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स मैंने लिखा। इंडिविजुअल नीड्स का मतलब है कि पेशेंट की डिजीज कंडीशन के अंदर वो डिफरेंट होगी। किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हो सकता है एपिलेप्सी का, किसी को निमोनिया का इशू जो है वो हो। ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशन, किसी को पीसीओएस का इशू हो सकता है किसी को सिर्फ ओबेसिटी का इशू है, उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। हर पेशेंट की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए क्लिनिकल डाइटिशियंस उनकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, और डेफिशिएंसी जिस चीज की है नहीं है लैब वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेक करके फिर पेशेंट को डाइट देते हैं। इंस्टेड ऑफ आप ये कहो कि वो आया और आपने एक ही चीज पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर दी, तो इससे पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है। ठीक है। ये हमारा था डाइट थेरेपी का सारा इंट्रोडक्शन। देन वी हैव जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जब आप डाइट थेरेपी को प्लान करते हो तो उसके अंदर क्या है, जर्नल आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्या आपकी मेन चीज बनती है जिसके बगैर आप अपनी डाइट थेरेपी को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। और वो करती क्या है, मेन काम क्या है आपका थेरेपी का। ठीक है। कि एक आपकी थेरेपी हो गई, थेरेप्यूटिक आपकी डाइट होगी, उसके अंदर आपने क्या करना है और वो कर क्या रही है। तो नंबर 1 पे वी हैव, ठीक है, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ऑब्वियसली पेशेंट की बॉडी, देखो सिंपल एक चीज है कि एक पेशेंट है, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ठीक है। और पेशेंट जो है वो सारी मेडिकेशंस भी ले रहा है, उसको पेशेंट को समझ नहीं आ रही है कि क्या है। ठीक है। पेशेंट के जो फोरहेड वाली साइड है वहाँ पे दर्द हो रही है, तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है, पेशेंट को जो है वो साइनसेस का इशू है। उसके लिए हम क्या देंगे पेशेंट को, विटामिन ई देंगे, विटामिन A देंगे, ताकि उसकी बॉडी जो है वो रिकवर करे। इसी तरीके से आपका जो है, कुछ लोगों के बाल बहुत वाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उनकी डिजीज कंडीशन के साथ बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ, कुछ होता है वास्ता कि आप कलर्स डाई ऐसे यूज करते हो जो आपके बालों को वाइट कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिस तरह साइनस है, स्पूटम जो है वो सारे, यानी कि रेशा जो है वो आपके सर में कलेक्ट हो गया, जम गया, उसके साथ क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो जिनके अंदर विटामिन B12 की बहुत डेफिशिएंसी, उनके बाल बहुत एकदम से वाइट हो जाते हैं। ठीक है। विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ डाई या हेयर कलर। तो ये चीजें हमें पेशेंट की करेक्ट करनी होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको वो था हाइपोकैल्सीमिया था, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत कम कैल्शियम थी। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 8 to 10 है, उसकी बॉडी के अंदर 5 था। वो हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट के अंदर आपको उसको मैनेज करना है, उसकी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी को मैनेज करना है, उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को मैनेज करना है। तो ये सबसे पहला हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। दोबारा से एक और चीज जो इसी पॉइंट के अंदर आएगी कि पेशेंट की डेफिशिएंसी को, एक होता है न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि अब आपकी पेशेंट की बॉडी है, उसके अंदर हो सकता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B9 की हो, B5 की हो, B1 की हो। आपने उसका सारा का सारा न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना है, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की उसको हो गई है। ठीक है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर एक और चीज ये भी आती है कि पेशेंट की बॉडी बार टॉक्सिसिटी में चली जाती है, जिसमें हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो गया, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उसको बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट करवाना है कि वो बॉडी पे टॉक्सिसिटी ना कॉज करे या वो किडनीज पे स्टोन ना कॉज करे। वो सारा जो है वो आपकी कैटेगरी में आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना। देन वी हैव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जिस तरह ये सारे लेवल्स है कैल्शियम का, मैंने आपको बताया 8 to 10 लेवल है, उसको अगर 5 आया उसको मैनेज करोगे तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसको आपको मैनेज करना है। ठीक है। फिर एक चीज होती है कि हम जब थेरेप्यूटिक डाइट देते हैं तो हमारा नॉर्मल मकसद ये होता है कि हमारा जो ऑर्गन है जिसको डिजीज हुई है, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट लिवर। ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या है, लिवर आपकी एज अ मशीनरी एक्ट कर रही है आपकी बॉडी में, एक फैक्ट्री है जहाँ पे सारे चीज मेटाबोलाइज हो रही हैं, आपके फैट्स हैं, आपकी मेडिकेशन है, सारा कुछ मेटाबोलाइज हो रहा है। लिवर में अगर हेपेटाइटिस हो गया, A है, B है, C D E कोई भी, लिवर को हो गया,
तो क्या हम लिवर को दोबारा से इस किस्म की मेडिकेशन देना शुरू कर देंगे कि लिवर इतना मेटाबोलाइज, उसके साथ लिवर जो है वो आप समझो कि बर्स्ट हो जाएगा, वो अपना काम ही नहीं कर सकेगा, और एक वो टाइम आएगा कि लिवर सारी की सारी फंक्शनिंग को अपनी छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद क्या होगा कि लिवर शट डाउन हो जाएगा, और उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन काम होता है कि हमने ऑर्गन को रेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि उसकी डिजीज मैनेज हो। ये ना हो कि उसकी जिस तरीके से डायबिटीज है, डायबिटीज का कॉन्सिक्वेंस होता है हमारे पास के पेशेंट ओबीस हो रहा है, जब पेशेंट ओबीस हो रहा है उसका वेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट की उसको मैनेज करते हैं ताकि उसकी एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेज हो, दूसरा उसका वेट मैनेज हो, कि उसके ऑर्गन्स पे डैमेज ना है। ये किसी को रीनल रिलेटेड डिसऑर्डर है, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑलरेडी वो एक डिसऑर्डर, एक डिजीज कंडीशन में है कि आप उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड दोगे, आप उसको इतना फ्लूइड नहीं दोगे, आपको उसका फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि आप पेशेंट की डिजीज को मैनेज कर सको। क्यों? क्योंकि उसका वो ऑर्गन स्पेसिफिक टाइम पर रेस्ट करे, उस पर बर्डन नहीं डालेंगे, जितना बर्डन डालेंगे आपका जो ऑर्गन है वो शट डाउन होने वाली कंडीशन पे चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखने वाली। एडजस्ट द फूड अकॉर्डिंग टू द बॉडीज एबिलिटी टू मेटाबोलाइज इट। देखो, हर जो पेशेंट है उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है, उसकी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किसी की डेफिशिएंसी होती है, किसी की टॉक्सिसिटी होती है। आपको पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, वन ऑफ पेशेंट जिसको आईबीएस का इशू था, और आईबीएस के अंदर उसकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही थी कोई भी मील, अगर एक मील आप उसने सुबह 8 o'clock के लिए, तो वो रात के 8 o'clock तक भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है, वेट गेन होता है जाना वो भी बॉडी। तो आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी थेरेप्यूटिक डाइट को मैनेज करना है कि उसके ऊपर बर्डन ना आए, उसकी बॉडी मेटाबोलाइज कर सके। अगर इस किस्म का पेशेंट आया जिसको ये वाली कंडीशन है कि वो उसको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको आईबीएस भी है, वेट भी गेन हो रहा है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी है, तो क्या आप उसको 6 times मील दोगे? आप उसको 3 टाइम भी नहीं दोगे, आप उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उस चीज को मैनेज करोगे। इसलिए मॉडिफिकेशन होती है आपकी थेरेप्यूटिक डाइट, जिसको आपको मैनेज करना होता है। ठीक है, और लाजमी सी बात है, फिर बॉडी के अंदर वेट चेंजेस आते हैं, आप उनको देखते हो कि क्या चेंज बहुत ज्यादा आया, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, कि बॉडी कहीं ये तो नहीं है कि बहुत स्वेल हो गई, बहुत इन्फ्लेमेशन हो गई स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक डाइट के रिजल्ट के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से कुछ लोग चावलों की कंजम्पशन जो है वो पफीनेस जो कुछ लोगों के अंदर क्रिएट करती, क्योंकि वो उनकी बॉडी में स्पेसिफिक एंजाइम्स ही नहीं होते जो उन चीजों को मैनेज कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास एडवांटेज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट्स या आपकी थेरेप्यूटिक डाइट्स, अब इनका क्या फायदा है हमारे पास? देखो, सबसे पहले तो होता है कि डिजीज कंडीशन के अंदर पेशेंट को खाना तो खाना है, ठीक है, अनलेस और अनटिल पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर नहीं है, वो इंटेरियल और पेरेंटल फीड्स के ऊपर नहीं है, पेशेंट को खाने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज को मैनेज करती है थेरेप्यूटिक डाइट, नंबर 1। फिर आपके साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स हैं, ठीक है, कि पेशेंट को ओबेसिटी है, पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट को पीसीएसपी हो गया, पीसीओएस, तो क्या है कि पेशेंट का वो है एक के वो साइकोलॉजिकली उस चीज स्टेट के ऊपर नहीं आ रहा, या नहीं आ रही कि मैंने इस चीज को छोड़ना, स्पेशली पीसीओएस है तो ऑब्वियसली फीमेल है, वो इस चीज के ऊपर नहीं आ रही कि मैंने छोड़ना, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल स्टेप्स में मैनेज करोगे, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको फौरन कहो कि नहीं छोड़ दो खाना, ये खाने को इस तरीके से मैनेज करो। उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए, उसके सोशल नीड्स को देखते हुए, या बात होता है कि रिलीजन के अंदर कुछ चीजें अलाउ होती हैं, कुछ रिलीजन में कुछ चीजें अलाउ है, कुछ रिलीजन में कुछ चीजें अलाउ नहीं है, आपको उनको भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से मेकिंग ऑफ फूड इजी, फिर जो फूड की कोई कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, तो फूड उसके लिए इजी हो। ये नहीं है कि आप किसी टीन एज को अगर कर रहे हो, उसकी डिजीज कंडीशन को मैनेज करो, तो आप उसे कहो कि अच्छा अभी ये वाला खाना बनाए खाना है, फिर लंच में ये खाना है, फिर डिनर में आपने इस चीज को कंज्यूम करना है। वो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो करें जो पेशेंट के लिए फीजिबल है। इसलिए पेशेंट्स का और क्लिनिकल डाइटिशियंस का बैठ के आपस में गोल सेटिंग होती है कि पेशेंट क्या चाहता है, क्लिनिकल डाइटिशियन उसको क्या रिकमेंड करता है, और फिर उसके बाद प्लान होता है। ये नहीं होता कि एक बंदे का प्लान आप 100 बंदों के ऊपर लगा दो, ये बिल्कुल गलत चीज होती है और ये सूट नहीं करती है, पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है। ठीक है, और हर प्लान की वैल्यू डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट की जाती है। क्या मतलब? हर बंदे का बीएमआई डिफरेंट है,
हर बंदे का आइडियल बॉडी वेट डिफरेंट है, हर बंदे का जो है वो कैलोरिक नीड्स डिफरेंट है, हर बंदे की लैब वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, जिसका हमें पता चलता है कि किसकी कितनी वैल्यू अप रखनी है, कितनी डाउन रखनी है, किसमें कितना पोटाशियम लेवल ज़्यादा है, कितना कम है, कितना फ्लूइड इनटेक वो कर रहा है, उसका यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन होती हैं। इसलिए एक प्लान हर बंदे को नहीं दिया जाता, मैं ये बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे फैक्टर्स जो कि आप जहन में रखते हो इन ऑर्डर टू प्लान अ थेरेप्यूटिक डाइट। उसके अंदर सबसे पहले क्या है, ऑब्वियसली डिजीज कंडीशन है, पेशेंट डायबिटिक है, कैसी डाइट देनी है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव आपका है तो उसको आपने डैश डाइट देनी है, पेशेंट क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, किडनी डिजीज है, कोई भी इशू है, आपने मैनेज करनी है। फिर डिजीज की ड्यूरेशन देखनी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप देखते हो कि पेशेंट को डिजीज कब से है, कब से हुई, या पेशेंट प्री स्टेज के ऊपर है, उस चीज को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट प्री डायबिटीज, तो प्री डायबिटीज जो है बेसिकली टाइप ऑफ कंडीशन जिसके अंदर डायबिटीज नहीं हुई लेकिन डायबिटीज स्टार्ट होना शुरू हो गई, लेकिन दैट इज नॉट ऑन द रिस्क लेवल, वो आपकी प्री डायबिटीज है। इस तरीके से क्रॉनिक डायरिया या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट था, उसको इंडाइजेशन हुई, उसके उस इंडाइजेशन की वजह से पेशेंट जो है उसको कुछ टाइम डायरिया का इशू रहा, लेकिन अगर वो डायरिया परसिस्ट करता है फॉर अबाउट 5 to 6 months, तो इट मीन्स कि पेशेंट जो है हैव द कंडीशन ऑफ द क्रॉनिक डायरिया, उसको हमें उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। सो डिजीज ड्यूरेशन इज समथिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ फॉर ऑल्टर डाइट, ऑब्वियसली डिजीज कंडीशन है, किस तरह की है, किस तरीके से पेशेंट की बॉडी रिएक्ट कर रही है, जो सारी हमने चीजें पढ़ी हैं। द प्रीवियस हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, वो आपने याद रखने हैं। फिर टॉलरेंस ऑफ फूड जो है दैट इज समथिंग जो कि बहुत जरूरी है फॉर द पेशेंट, उसको मैनेज करने के लिए। देखो एलर्जी होती है, ठीक है, फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड एलर्जी, ठीक है, और फूड इंटॉलरेंस। ये बहुत मजे का आपके पास थोड़ा सा वो आता है, डिफरेंस आता है फूड का। ठीक है, देखो फूड एलर्जी का मतलब ये है कि आप बाहर से कोई ऐसी चीज ले रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट आपकी फूड एलर्जी आप किन चीजों से होती है, कुछ पीनट्स के साथ, पीनट्स के अंदर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है पीनट्स के अंदर, फिश के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा बेसिकली आपके अंदर आप कह लो एक न्यूट्रिएंट है जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और आपका इम्यून सिस्टम एकदम से रिएक्ट करता है कि भाई ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये तो वो है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर ये होता है। वन ऑफ अ पेशेंट जिसको फिश खाने के साथ फ्लू हो जाता था, इसका मतलब कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर रहा है कि वो फिश के अंदर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑल्दो फिश के सारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, फिश का कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक करे तो बॉडी एक स्वेयर सा रिएक्शन देती है। ठीक है, और अगर आप फूड एलर्जी को या फूड इंटॉलरेंस को मैनेज नहीं करते तो उसका एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि पेशेंट की सांस रुकना शुरू होती है, और अगर वो टाइमली मैनेज नहीं होता तो पेशेंट जो है उस बहुत स्वेयर कंडीशन में चला जाता है, वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर भी जा सकता है, और उसकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है अगर आप जानबूझ के उस चीज को इंटेक कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता है। कुछ लोगों को जो है आपके स्पाइसेस के अंदर जितने कैप्साइसिन होता है, प्रोबेबली एक आप कह लो एक न्यूट्रिएंट है, एक इंग्रेडिएंट सॉर्ट ऑफ है जो कि आपके एसोफेगस को इफेक्ट करता है। अगर किसी का स्टमक जो है उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है, आईबीएस का, आईबीडी का इशू है, पेप्टिक अल्सर्स का इशू है, तो वो उसको इफेक्ट करता है। एसोफेगस के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो उसको इफेक्ट करता है, माउथ सोर्स है तो उसको इफेक्ट करता है। इसलिए हमें इन एलर्जेंस को देखना पड़ता है। लेकिन इंटॉलरेंस में क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये में तो एक फूड में चीज थी ना, इसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो ऑलरेडी फूड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट द लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो उसमें क्या होता है कि दूध होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर, उसके अंदर लैक्टेज है, उसका शुगर, लैक्टेज सॉरी लैक्टोज है, उसके अंदर शुगर। ठीक है, बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता उस पेशेंट का, इसलिए जब भी वो दूध की इंटेक करता है या करती है पेशेंट, तो उसकी बॉडी बड़ा स्वेयर रिएक्शन देती है जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, आपकी कॉन्स्टिपेशन, ये सारे के सारे जो है ये इशू आना शुरू होते हैं। इसलिए ये डिफरेंस याद रखो कि वो स्पेसिफिक चीज फूड के अंदर है कि आपकी बॉडी के अंदर काम कर रही है, और दोनों की कॉन्सिक्वेंसेस बहुत स्वेयर हो सकते हैं, बहुत पेशेंट रिस्क के ऊपर आ सकता है अगर पेशेंट को उसको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, या कोई जो है फिजिशियन है वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या डाइटिशियन इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो पेशेंट किस चीज को टॉलरेट कर रहा है,
अगर पेशेंट दूध को टॉलरेट नहीं करता तो उसको दूध मत दें, उसके ऑल्टरनेटिव में कोई और चीज दे दें जो कैल्शियम या विटामिन डी का सोर्स है। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। ठीक है, कि थेरेप्यूटिक डाइट के हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसकी क्या ऐसी मेन चीजें हो सकती हैं कि जब हम अपनी डाइट थेरेप्यूटिक डाइट को प्लान करें तो ये एट्रीब्यूट्स, ये पॉइंट्स, ये मेन फैक्टर्स हमने जहन में रखने हैं कि ये हमारी फुलफिल करेगी ये डाइट, थेरेप्यूटिक डाइट। सबसे पहला क्या है, एडिक्वेसी। ठीक है, एडिक्वेसी का मतलब है कि आप पेशेंट को ऐसा फूड दे रहे हो कि वो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ये ना हो कि आप पेशेंट को कहो कि भाई तुम सिर्फ ये फूड खा लो तो उसके ना ही उसकी बॉडी डेफिशिएट हो जाए। डेफिशिएट किस चीज के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर और कैलोरीज के अंदर भी डेफिशिएट हो जाए, तो पेशेंट को अल्टीमेटली वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, फटीग होगी, टायर्डनेस होगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा और ऑर्गन शट डाउन भी होना शुरू हो जाता है अगर इस चीज को करेक्ट ना किया जाए टाइमली। फिर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि सूटेबल इन ऑर्डर टू ट्रीट डिजीज, या आपकी डिजीज को ट्रीट करने के काबिल हो वो डाइट। ये ना हो कि अगर आप कह रहे हो कि पेशेंट डायबिटिक है, उसको आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो तो आप उसको सिंपल कार्ब्स देते जाओ। आपको अगर बस कार्ब्स देने थे, मैंने तो कम दिए लेकिन ये दे दिए, उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ द सिंपल कार्ब्स। तो कोई ऐसी थेरेप्यूटिक डाइट हो कि जो आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग जो है वो सूटेबल हो। फिर हमारे पास इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज आ जाती है कि क्या वो चीज कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या वो चीज अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के साथ जो है, एक अवेलेबिलिटी और एक होता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जरा कंट्री लेवल के ऊपर एक टर्म आ जाती है। अवेलेबिलिटी का तो मतलब है ना कि चीज आपको अवेलेबल हो, अगर आपको किसी ने कहा कि ब्राउन राइस खाने तो आपको अवेलेबल हो जब जब आपने खाने हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी क्या होती है, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें होता है कि एक कंट्री लेवल पे सबको एक फूड प्रोवाइड होता रहे और कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड होता रहे, इंस्टेड ऑफ आपको कि गैप के साथ प्रोवाइड हो रहा है। अच्छा एक महीना तो नहीं था, अब 2-3 महीने लगेंगे, वो आएगा सारा, उसकी कोई आएगी, फिर वो जब होगी उसकी फसल बड़ी। ये फूड सिक्योरिटी, ये फूड इनसिक्योरिटी होती है जो मैं आपको बता रही हूँ कि खाना डिसकॉन्टिन्यू हो गया बीच में। चावलों की एक किस्म थी वो डिसकॉन्टिन्यू हो गई, या कोई फ्रूट की किस्म थी वो, जितना जैक फ्रूट है पाकिस्तान के अंदर तो इतना कॉमन नहीं है, ड्रैगन फ्रूट है। तो क्या चीज होगी कि आपका जैक फ्रूट किसी ने खाया या कंट्री लेवल पे लोगों ने खाया, उनकी कोई डेफिशिएंसी करेक्ट हुई, कोई उनकी बॉडी की डिजीज कंडीशन मैनेजमेंट हुई, आप ये कहो कि 2-3 महीने तो अभी आएगा नहीं, तो फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इसका ऑपोजिट होती है कि वो चीज कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होती रहे। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे एंड पे प्लेटेबिलिटी, यानी कि पेशेंट उस चीज को बाय माउथ एक्सेप्ट कर सके। एक तो उसकी डिजीज ऐसी ना हो जिसने माउथ छोड़ जाए तो आप उसको बहुत ज्यादा कह रहे हो कोई आप ये खाओ, इस तरह ग्रेवी वाली कोई चीज खाओ या कोई स्पाइसेस वाली चीज खाओ। ठीक है, तो वो चीज जिसको जिसको पेशेंट टॉलरेट कर सके, जिस तरह डिस्फेजिया है, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग है, पेशेंट जो है वो उसके एसोफेगस में कोई इशू है, या स्टमक के कंटेंट, स्टमक का एसिड वापस एसोफेगस में आ गया, की भी कंडीशन मैंने देखी है हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट की जिसके स्टमक कंटेंट्स जो है वो रीगर्जिटेट मतलब वापस आ गए स्टमक से एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस को बहुत इशू हुआ है। एसोफेगस को क्या इशू हुआ कि एसोफेगस जो है वो मतलब एक इरिटेशन होना शुरू हो गई, इसमें स्वेलिंग, इरिटेशन और जिस बर्निंग सेंसेशन होती है वो होना शुरू हो गई। तो आप पेशेंट को फिर ऐसा फूड दोगे जो उसको इरिटेट ना करे, तो वो प्लेटेबिलिटी है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर सारा प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट के ऊपर था। थेरेप्यूटिक डाइट्स थी इसके अंदर। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे कमेंट्स कर दें। थैंक यू सो मच।